कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि जो रहे राइटर्स के बारे में, कुछ मेजर राइटर्स के बारे में, तो बिल्कुल थोड़ा सा जानना है, उनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो गालिब मीर जाहिर है कि हमारे सबसे बड़े शायर हैं, तो इनके बारे में दोनों की पैदाइश एक जगह हुई है, ये ध्यान में रखना है, इसको भुलाना नहीं चाहिए। और आगरा लिखा हो और अकबराबाद लिखा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि दो शहर है। उसी तरह से दिल्ली का भी एक नाम है, कोई जानता है? गाजियाबाद तो अभी तक है। हाँ, शाहजहांबाद जो है दिल्ली का पुराना नाम है। शाहजहां ने बसाया तो नहीं था उसको, लेकिन उसका नाम है, तो ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन पूछने वाला कोई दूसरा ही दिमाग रखा तो ये पूछ लेगा। तो कोई और गहरा सवाल नहीं होगा, हमने शायराना खुसूसियत भी थोड़ी सी लिख दी है कि थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब पूछ दिया कि कौन शायर है जिसके यहाँ फ़िक्र व फ़लसफ़ा है, तफक्कुर है, उसमें इकबाल का नाम नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि गालिबी के बारे में पूछ रहा है। मीर के बारे में जो कुछ मशहूर खुसूसियत है कि वो ज़िंदगी का जो दर्द व गम है उसका इजहार उनके यहाँ सबसे ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि भाई हमारी शायरी शेर शोर अंगेज़ है। मीर के बारे में जैसे कभी पूछा जा सकता है, उर्दू का पहला तज़किरा मीर ने लिखा है, उसमें दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि वो लिखा गया है फ़ारसी ज़बान में, लेकिन उसका मौजू जो है वो उर्दू शायरी है। वो ऐसा नहीं है कि वो फ़ारसी के बारे में लिखा है उन्होंने। तो मौजू, और ये ध्यान में रखना है कि मौजू उसका उर्दू है लेकिन ज़बान फ़ारसी है। और वो ज़माना ऐसा था कि फ़ारसी में ही नस्र का काम होता था। जो भी शायरी, अरे ज़रा सा इसको कुछ इधर घुमा दो, ये पंखा कोई काम हमारे लिए हो नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर। थोड़ा सा राइट घूम, हाँ हाँ, थोड़ा राइट घूम, राइट, हाँ हाँ, बढ़ा कुछ कैसे। क्या है? साउंड कम है, बड़ा टाइमली आई है। सब है उर्दू में, तो अजीमाबाद भी पूछा जाएगा ना। तो ये कौन है अजीमाबाद जो बना, नाम इसका किसके नाम पे बना? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना, किसी के घर में है क्या कोई अजीम नाम? औरंगजेब का बेटा था अजीमुशान, वो बिहार और बंगाल का सूबेदार था, तो उसी के नाम पे ये अजीमाबाद हो गया। ये शहर बहुत पुराना है, कोई अजीमुशान ने इसको लेकिन किला बनाया था, और जिसको आप पश्चिम दरवाज़ा और पूरब दरवाज़ा कहते हैं, तो ये शहर को उसने किलानुमा शहर बनाने की कोशिश की थी। तो बड़े शहर तो कई बार बसते हैं और उजड़ते हैं। तो जब औरंगज़ेब के अहद में जब उसके बेटे ने इस शहर को रिकंस्ट्रक्ट किया, तो वो कहते हैं कि उसी के नाम से ये नया शहर हो गया। उसी तरह से जब आप पाटलिपुत्र कहते हैं,
तो पाटलिपुत्र भी पूरा कदीम शहर नहीं है। पाटलिपुत्र के बारे में दो बादशाहों का नाम आता है कि उनके ज़माने में पाटलिपुत्र बसा है। किसी को याद? जीएस भी तो पढ़ना है ना कि आखिर पटना किसने बसाया, ये तो जीएस का भी क्वेश्चन है ना। दो बादशाहों का नाम आता है, एक उदयन और एक अजातशत्रु। ये दो ऐसे बादशाह थे जिन्होंने इस शहर की तामीर नौ की, तामीर नहीं की, उससे कदीम ये शहर है, लेकिन उन लोगों ने इसको शहर के लायक बनाया और शहर की तरह से बनाया। तो जो टाउन प्लानिंग होती है वो उद्यन के वक्त में शुरू और उसके बाद अजातशत्रु ने किया। पटना के बारे में और अगर उससे कदीम, तो पटना में कदीम आसार कहाँ के हैं? कोई है ध्यान में? पटना को अगर पुराना शहर है, ये इसके आसार कहाँ मिले हैं? कुम्हरार में क्या है वहां? गई हो कुम्हरार? सुन के कोई नहीं गया है कुम्हरार? आप तो बहुत अच्छा है, हम लोगों ने तो उसको उजड़ा खेत की तरह से भी देखा है, लेकिन अब तो बहुत सज धज गया है, टिकट भी लगता है अब। कुम्हरार में अशोक के ज़माने का, अब जैसे टूटा हुआ ही सही, लेकिन एक स्तंभ मिला, कुछ उस पे शिलालेख भी है जो पढ़ा नहीं गया। तो अशोक कालीन का मतलब क्या हुआ? अशोक का ज़माना कब का है? आ? तो कितना पुराना? वो तो ऐसे सड़क पे बेचता है सब कहीं कहीं, तो अब अगर पिलर मिलेगा तो और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, टूटी फूटी चीज़ें भी बहुत सारी मिली, लेकिन ये सब 2,500 साल पुराने आसार हैं। तो पटना 2,500 साल पुराना तो ज़रूर है, उससे पहले के भी आसार हैं। 2,500 साल का मतलब क्या हुआ? आज के ज़माने में जोड़िएगा तो 2,500 साल पहले कौन लोग बड़े लोग थे जो जिनसे आप पहचान सकते हैं? बिहार में दो ऐसे मज़ाहिब हैं जो बिहार से ही तरक्की करते हैं, तो बौद्ध और जैन। तो इनका बौद्ध मज़हब के जो बानी हैं महात्मा बुद्ध, वो कब हुए? हिस्ट्री तुम लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा है? कितना? एंशंट नहीं पढ़ाया गया? 385 में महात्मा बुद्ध। एक मिनट तो ले, कौन जो होशियार है नेट पे खोजिए पीरियड ऑफ महात्मा बुद्ध, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंशंट पढ़ना होगा कुछ, एंशंट छोड़िएगा नहीं आप लोग, खाली नेशनल मूवमेंट पढ़ने से नहीं होगा, अपने से भी एंशंट के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं और कुछ बादशाहों के नाम तो मालूम होना ही चाहिए। 300 नहीं ना मिला? हाँ बिल्कुल ये सही है। तो महात्मा बुद्ध की पैदाइश जो है
नहीं कुछ भी याद रहे तो 550 का याद रखिएगा, तो दिक्कत नहीं होगी कि 550 BC में मतलब क्या हुआ, आज से कितना साल पहले हुआ? हाँ, 2000 साल पहले। ऐसे हिसाब जोड़ोगे, मैथ भी बनाना है ना। बोलो जी, तुम बोलो। कैसे 2500 हुआ बता दो। महात्मा बुद्ध आज से कितने साल पहले हुए ये बताना है। उनका साल भी मालूम हो गया कि भाई 550 BC में है। बोलिए। जिसने बताया 2500 साल वही सही है भाई। ये अभी हम लोग जो 2000 साल ये मानिए अभी AD में, ईस्वी में, और 550 साल उधर चल BC का है जो, तो 2500 साल से ज़्यादा हुआ। तो महावीर और महात्मा बुद्ध, महावीर उम्र में ज़रा से बड़े हैं, दोनों एक ज़माने में हैं। और जब वो धर्म प्रचार कर रहे थे और उस ज़माने के में जंगें भी हुई, ये सब हुई, तो उनके आसार तो मिलेंगे ना। अब महात्मा बुद्ध का जो अगर रूट आप देखिए तो एक तो बोध गया है, दूसरा है क्या, कहाँ? सारनाथ तो अभी छोड़ दो, बिहार में देखो तो बिहार में राजगीर, तो राजगीर और ये बौद्धों के लिए सबसे मोतबर जगह हैं। उसी तरह से जैनियों के लिए 2 जगह हैं, एक तो वैशाली और दूसरी कौन सी जगह, पावापुरी, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये 2 जगह हैं। महात्मा बुद्ध के लिए एक तीसरी जगह जो वो इम्पोर्टेंट है, सारनाथ है और लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में पैदाइश हुई, जो आज की तारीख में वो नेपाल का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में है। और सारनाथ ऐसी जगह है, बनारस के पास वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा क्या किया, पहली बार भी और सबसे ज्यादा प्रवचन वहीं दिए। हाँ, सरमन कहते हैं। तो अब ये बौद्ध और जैन के लिए एक मोटी सी बात है, इतनी जाननी चाहिए। नहीं जानिएगा, कोई क्वेश्चन आ गया तो एंशेंट बिहार तो आपको जानना ही है। और एंशेंट जब जानते हैं तो हम लोग रिलीजन जानते हैं, रिलीजन और किंगशिप, इसके अलावा थोड़े कुछ जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने जैसे जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने पहला इस देश में आंदोलन किया था, जाति विहीन समाज की कल्पना की थी। एक कभी कभी पूछता है, बौद्ध पर पूछेगा तो ये पूछता है कि मूर्ति पूजा बौद्ध महात्मा बुद्ध के काल में बौद्धों के यहाँ होती थी कि नहीं होती थी? महात्मा बुद्ध मूर्ति भंजक थे, हाँ, लेकिन उनके अनुयायियों ने उन्हीं की मूर्ति बना के और पूजा शुरू कर दिया। ये होता है कि उस जमाने में भाई ब्राह्मण धर्म था तो हर चीज के लिए मूर्ति थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसका, उन मूर्तियों का अपमान किया, तिरस्कार किया और कहा कि ईश्वर को ध्यान करने से मिलेगा, उसके लिए उसके काया की ज़रूरत नहीं है। और बड़े पैमाने पे वो मूर्तियों को, जैसे उस ज़माने में जो बौद्धों के मठ हैं उसमें कहीं भी मूर्ति नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध के
विशाल के बाद ये हालात हुए कि उसी समाज ने, बौद्धों ने ही उनकी मूर्ति बैठा दी। दूसरा ये ध्यान में रखना, अगर उसका बौद्धों के ज़माने को देखना है तो बौद्धों के ज़माने में बिहार में 2 बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटियां बनी। कौन सी? हाँ, विक्रमशिला और नालंदा। ये सब कोई देखा तो नहीं होगा ना? हाँ, विक्रमशिला देखे हो? कहाँ है? कहल हाँ, कहलगांव और पीरपैंती के बीच में हुआ। नालंदा नहीं गए हो लोग? तो यहीं पढ़ते पढ़ते बीच में एक दिन चुपचाप चले जाना जिस दिन छुट्टी हो। ये लोग, लड़की लोग गई होगी जो, है ना। तो ये बिहार का लक है कि बौद्ध और जैन मजहब के आसार सबसे ज़्यादा यहीं मिलते हैं। अब उस ज़माने में जैसे ये पिलर मिलता है ना, अशोक का स्तंभ, जो रुपया पे आपके और पैसा पे जिसका फोटो हो, वो कहाँ का है ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। जो भारत सरकार की निशानी है, अशोक स्तंभ है ना, सारनाथ। उसी तरह से जैसे अशोक स्तंभ में जो एक शेर का है जो मशहूर है, वो यहाँ जब आप जाइए कभी वैशाली, तो वैशाली में वो स्तंभ है। और इस तरफ से जैसे आप निकलते हैं तो जहाँ से चंपारण शुरू होता है, तो चंपारण में तो अशोक के 8 मेजर पिलर मिले, उसमें से 7 तो चंपारण ही में मिले। मतलब केसरिया से लेकर और लौरिया तक वो दोनों चंपारण मिला के उतने पिलर्स मिले। तो ये इलाका ही है जो इन दोनों मज़हब की तरक्की का और उनकी तरवीज व इशाअत का इलाका रहा है। तो इसीलिए पूछा भी जाता है ज़्यादा। बिहार में हिंदू मज़हब के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उसकी तारीख़ के बारे में, यहाँ उसके आसार नहीं हैं। बौद्धों ने अपने ज़माने में उसको हिंदू मठ ख़त्म कर दिए। कोई पुराना मंदिर नहीं मिलेगा आपको बिहार में। किसी इलाके में चले जाइए, 500-600 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर नहीं मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर एंशिएंट डेज में हिंदू धर्म के मानने वालों ने मंदिर बनाया भी होगा तो उसको बौद्धों ने ख़त्म कर दिया था और वो अपने मठ उन्होंने बना लिए थे। वो मठ बहुत मुसलमानों के आने के बहुत ज़माने बाद तक वो सब मठ चलते रहे। और वो कितना बड़ा एरिया होगा कि अब जैसे विक्रमशिला की तो खुदाई ही नहीं हुई, थोड़ी सी खुदाई होके रह गई। नालंदा के भी 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ खुदाई हुई। जो करायन कहते हैं कि वहाँ 50 स्क्वायर किलोमीटर में नालंदा यूनिवर्सिटी बसी हुई थी। लेकिन अब ऐसी आबादी है कि उसको, इसलिए उस इलाके में जहाँ कोई घर बनता है, कुछ होता है, वो जैसे बुनियाद पड़ेगी तो उसमें से कदीम ज़माने की चीज़ें निकलने लगती हैं, ईंट निकलने लगेगी, पत्थर निकलने लगेगी। ये वहाँ का मसला है। तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती हैं जो शहर, ख़ास तौर से जो ज्वालामुखी है, वल्केनो है, और कोई बड़ा ज़लज़ला आया, उसके चलते पूरा शहर अंदर दब जाता है। आप जिस शहर को बहुत जानते हैं, इकबाल कहते हैं यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से, दूसरा मिसरा ये भी याद नहीं है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से तामारा याद है? तो हम तो एक मिसरा उसका बोले, इतना मशहूर मिसरा है,
यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। ऐ आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको। हाँ बोलिए। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो गंगा किनारे हम लोग बसते हैं तो ये जानना ही चाहिए। तो ये जो रोम है, रोम शहर का के सारे आसार खत्म हो गए थे। रोम कहाँ है ये भी दुनिया को नहीं मालूम था, लेकिन जब उसी तरह से फिर से शहर बसने लगा तो खुदाई होने लगी, तो आज रोम शहर में कोई मकान नहीं बना सकता। जैसे होता है ना, वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं किसी, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं, ताजमहल को कहते हैं। तो दुनिया में रोम ऐसा शहर है जो पूरा शहर वर्ल्ड हेरिटेज है, और वहाँ तामीरात नहीं होती हैं क्योंकि पूरा शहर ज़मीन के अंदर वो धंस गया था। और जब उसकी खुदाई होने लगी तो हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि 100-100 फीट के ऊंचे पिलर्स ज़मीन के अंदर से निकल गए। तो जिन जिन जगहों पे ऐसे आसार मिलते हैं, नालंदा का नहीं किया जा सका, लेकिन उन लोगों ने तो भाई इतनी हिम्मत दिखाई कि पूरे शहर में कर दिया कि अब कोई तामीर का काम नहीं होगा, जिसको बसना है दूसरी जगह बसे। और जहाँ जहाँ मुमकिन होता है खुदाई करते हैं। कॉलेजियम जो एक उसके बहुत बड़ी चीज़ है, वो मतलब 3,500 साल पुराना पत्थर का ढांचा ज़मीन के अंदर से निकाल दिया कि आप उसमें जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो लोग पहले तफरीह के बड़े कम मौके थे। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा थोड़ा ये मतलब हिस्ट्री दोनों चीज़ देखनी चाहिए। हिस्ट्री सिर्फ आप मॉडर्न पढ़िएगा तो धोखा हो जाएगा।
मुस्तकिलन तसनीफ़ व तालीफ। फॉर्म भरना किसी का बाकी है अभी तक के नहीं? सब नहीं, अब ज्यादा पैसा दे के भरने का वक्त आ गया है।
चलो आज हम पहुंचा देते हैं बीपीएससी, तुम पूछ लोगी। हाँ, और इसके लिए हमको लगा कि वहीं ओरिजिनल क्वेश्चन ही की जरूरत है। कुछ लोग उसके भी चक्कर में बहुत रहते हैं। किसी नहीं रास्ता नहीं मिल रहा है तो कभी कभी आदमी दिखाने के लिए भी करता है ना। किसी को मिला है क्वेश्चन क्या? कहाँ का? जिस चीज को हम पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और कहीं से भी जब क्वेश्चन बनाने के लिए आता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपका कोई रिश्तेदार अगर अपीयर हो रहा है तो आप इनकार कर दीजिए। आप कहीं इसको प्रोफेशनली पढ़ाते हैं तब भी इनकार कर दीजिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन बनाने के लिए हम बना दें और मालूम हो कि 10 बरस के बाद सीबीआई हम ही को पकड़े। तो ये उसूल है बिल्कुल। आप कल नौकरी कीजिएगा, एग्जामिनेशन ड्यूटी करना है, आप और मालूम हुआ कि नहीं आपका कोई, आपका भाई बहन कोई बैठा हुआ है, बाल बच्चा बैठा हुआ है, तो उतना ही काफ़ी है कि या तो बच्चा एक्सपेल होगा या आप निकाले जाइएगा। तो ये उसूल है कि कोई किथ एंड किन ना हो आपका, या आप उसको कोचिंग नहीं करते हो, उसको पढ़ाते नहीं हो। इसीलिए बहुत ही ये डेलिकेट इशू है। तो जो समझदार टीचर हैं वो जो पढ़ाते हैं वो नहीं कभी क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाएंगे तो बवाल हो जाएगा। भाई हम तो वही बनाएंगे ना जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये बेईमानी है कि नहीं? क्या कुछ थोड़ा और पढ़ लीजिए तो क्वेश्चन क्या हो सकता है बनाए, वो किया जाएगा। टेस्ट भी तो लेंगे, नहीं देना है टेस्ट? जीएस का टेस्ट तुम लोगों का फुल टेस्ट नहीं हो रहा है ना? अगस्त में ही लोग कराएंगे टेस्ट, अगस्त में होगा टेस्ट। हालांकि यूनिट टेस्ट होते जाना चाहिए, आसान रहता है। तो ये इकबाल के बारे में है। इकबाल को ऐसे पॉपुलरली किस नाम से याद किया जाता है? एक तो अल्लामा इकबाल है, एक और उनका जिसको जगह जगह रहेगा, इम्तहान में भी आ सकता है, इसलिए वो नोट कर लीजिए, शायर मशरिक। शायर मशरिक का क्या माना हुआ? पूरब का शायर का मतलब क्या हुआ? ये सीमांचल, नहीं तो इसमें है ना अररिया किशनगंज के बच्चा लोग है ना। हाँ तो उसके लिए तो वही है कि पूरब बिहार का तो पूरब वही है। ये इकबाल का ये नाम जब पड़ा तो उस वक्त हिंदुस्तान गुलाम था, और जब गुलामी के ज़माने में दुनिया को दो टुकड़े में देखा जाता था, एक होता था ईस्ट और एक वेस्ट होता था। तो पूरा यूरोप हमारे लिए वेस्ट में था और यूरोप उन्हीं लोगों के हुक्मरानी थी हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से और जो पूरब के मुल्क हैं, ये सब इनको उनसे जो पूरब थे वो पूरब कहलाता था। मगरिब व मशरिक में दुनिया बटी हुई थी, तो मगरिब उसको कहते थे जो इम्पीरियलिज्म जिनके हाथ में था, जिनके हाथ में हुकूमत थी उस ज़माने में, और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का ग्रोथ जिनके यहाँ हुआ था। ये सब हमारे यहाँ नहीं हुआ था। ईस्ट जो है, ईस्ट खजाना था मज़ाहिब का। अब अभी हमने बताया कि हिंदुस्तान बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बुनियाद यहाँ पड़ी है।
उसी तरह से इसी ईस्ट में वो भी है जिसको आप हरम कहते हैं, मक्का मदीना कहते हैं, जहाँ इस्लाम की बुनियाद पड़ी। ईरान में आतिश परस्त मज़हब की बुनियाद पड़ी। ये सब ईस्ट के और मशरिक के लिए कहते हैं। तो इकबाल का जो ये मशहूर नाम पड़ा, इकबाल ने तालीम तो हासिल की थी इंग्लैंड और जर्मनी से, जदीद तालीम के आरास्ता थे, लेकिन उनको वो खुद भी कहते थे कि हम मशरिक की तर्जुमानी अपनी शायरी में कर रहे हैं, हम मशरिक के लोगों का कंसर्न हमारा है। तो इसीलिए उनको मशरिक का तर्जुमान माना गया और शायर मशरिक कहा गया। ये भी बड़ा मशहूर है, ये कौल की तरह से है कि इकबाल को भाई ख़ताब जैसे देते हैं, तो उसी तरह से ये शायर मशरिक भी इकबाल का नाम पड़ गया। और शायर मशरिक ने कहा है तो इसका मतलब हुआ कि यह बकौल शायर मशरिक, तो वो इकबाल का नाम है। तो ये एक नोट हो जाना चाहिए। इकबाल की उर्दू किताब तो लाजमी तौर पे कभी भी सवाल आ सकता है कि वो किसकी किताब है। पैदाइश वफ़ात, इकबाल की पैदाइश में भी बड़े इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन जिस पे ज़्यादा इत्तेफाक है वो तारीख़ 1877 और 1938 की वफ़ात है। इकबाल के बारे में, जैसे गालिब के बारे में, इकबाल, प्रेमचंद, सर सैयद अहमद ख़ान, इनके सिर्फ साल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनका डेट भी हो सकता है पूछा जाए, तो इसलिए इनका डेट भी मालूम होना चाहिए। तो इकबाल उर्दू मुआशरे के ऐसे पहले राइटर हैं जिन्होंने मगरिब में तालीम हासिल की, और उस ज़माने के हिसाब से फ़लसफ़ा बड़ा कीमती सब्जेक्ट था। आज हम लोगों के ज़माने में फ़िलासफ़ी का कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन उस ज़माने में जो सबसे ब्रिलियंट लोग होते थे वो फ़लसफ़ा पढ़ते थे। तो इकबाल ने फ़लसफ़ा पढ़ा था, और उस ज़माने में फ़लसफ़ा में रिसर्च करना, पीएचडी करने के लिए सबसे बड़ी जगह मानी जाती थी म्यूनिख। इधर उधर की डिग्री का कोई वैल्यू नहीं था, जो म्यूनिख का था। तो इकबाल ने वहाँ तालीम हासिल की। उसी तरह से बैरिस्ट्री के लिए भी सबसे बड़ा इदारा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की, 3 साल वहाँ रहे। 3 साल में इन्होंने ये दोनों डिग्री हासिल की। 6 महीने के लिए 1 सेमेस्टर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी फ़लसफ़ा। हिंदुस्तान आए, थोड़े दिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ उनको लेक्चरशिप मिल गई, लेकिन उनका जी नहीं लगा दर्स व तदरीस से। फिर वकालत भी की, उसमें भी जी नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने ये सब काम छोड़ दिया। और वो दौर था कि कुछ नवाब होते थे, कुछ राजा महाराजा होते थे, तो बड़े लोगों को वो स्कॉलरशिप देते थे। तो भोपाल के नवाब के यहाँ से इकबाल को मिला, निज़ाम हैदराबाद के यहाँ से मिला उनको, तो गुज़र बसर का वही सिलसिला था वो। फिर उनकी किताबें जब छपने लगी, सारी दुनिया में छपी, तो उसकी रॉयल्टी आती थी और उससे फिर इकबाल का काम चलता था। इकबाल अपने अहद के नहायत मकबूल शोरा में हैं। और यह भी याद रखिए कि इकबाल को जो नेशनल मूवमेंट था उसके जितने इम्पोर्टेंट लोग हैं सबसे इकबाल का ताल्लुक़ है। नेशनल मूवमेंट का वो पार्ट हैं। आज़ादी से पहले उनकी मौत हो गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से, मोहम्मद अली जिन्ना से, महात्मा गांधी से उनकी ख़तो किताबत है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों ने उनको एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी। तो इकबाल एक तरह से वर्ल्ड फिगर थे। 3 बार इकबाल का नाम, जो नोबेल अवार्ड होता है उसके जो लास्ट 6 लोगों को चुना जाता है, उसमें 3 बार इकबाल का नाम आया। लेकिन उनको नोबेल अवार्ड, उस ज़माने में एक ट्रेडिशन था कि जो ग़ुलाम ममालिक होते थे उनको सबसे कम कंसिडर किया जाता था, और ग़ुलाम ममालिक के वह अफराद जो अंग्रेज़ों की तरफदारी में नहीं थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर, अंग्रेज़ों से उनका मिलना जुलना था। अंग्रेज़ी तालीम भी महदूद पैमाने पे थी, लेकिन अंग्रेज़ों के वो कुछ दिनों तक तरफदार माने गए थे।
तो उस ज़माने में नोबेल अवार्ड उनको मिला, लेकिन बाद में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि नोबेल अवार्ड उन लोगों ने जो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे जो ममालिक, उनके अफराद को दिया। तो इसलिए इकबाल को न मिला, लेकिन वो वर्ल्ड फिगर है, दुनिया भर के ममालिक में उनकी किताबें जर्मनी में छपी, फ्रांसीसी में छपी, उनकी ज़िंदगी में ही। तो बड़े मोतबर लिखने वाले थे, और ऐसे हमारे राइटर्स में से हैं कि जिनका बिल्कुल नाम काफ़ी है कि किसी ज़बान का आदमी हो मुल्क का, उनको वो जानता है।